आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोदी के इस्तीफे के बाद भी नेपाल में नहीं रुका तशद्दुद। पार्लियामेंट समेत कई इमारतें जला दी गईं। आर्मी चीफ की अपील, मुजाहिरीन तशद्दुद बंद करके बात करें। जैन जी की बड़ी मीटिंग आज। पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क नेपाल की सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। कहा कि नेपाल में इस्तेहकाम भारत के लिए अहम। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चौकसी बढ़ाई गई। कतर ने दोहा पर हमले को बुज़दिलाना करार दिया। कहा कि गजा में सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। दोहा हमले की दुनिया भर में मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। नौ मुंतखब नायब सदर सीपी राधा कृष्णन को मुबारकबाद देने वालों का लगा तांता। वजीर आजम ने की उनसे मुलाकात। 15 अरकान पार्लियामेंट ने एनडीए उम्मीदवार के हक में दिया वोट। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत करेगा अपनी मुहिम का आगाज। पहले मैच में भारत का मुकाबला मेजबान यूएई से। और अब खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि उनकी इंतजामिया दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगी। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रुकावटों को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त वजीर आज़म मोदी से बात करने का मुंतज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि हमें अपने दोनों अजीम ममालिक के लिए किसी कामयाब नतीजे पर पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रंप का ये ताज़ा तरीन बयान उस वक्त आया है कि जब उन्होंने हाल ही में भारत अमेरिका ताल्लुकात पर अपने मौक़िफ़ में नरमी का इशारा दिया था। ट्रंप गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत और पीएम मोदी के बारे में जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, और ट्रंप के इस ताज़ा मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अमेरिकी सदर की पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और फितरी शराकतदार हैं। मुझे यकीन है कि हमारी तिजारती बातचीत भारत अमेरिका शराकतदारी के बेबना इम्कानात को सामने लाने की राह हमवार करेगी। हमारी टीम बातचीत को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए काम कर रही है। मैं भी सदर ट्रंप से बात करने के लिए मुंतज़िर हूँ। हम दोनों ममालिक के अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आज़म केपी शर्मा ओली मुस्तफ़ी होने के बाद भी नेपाल में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिसके बाद अब नेपाली फ़ौज ने मोर्चा संभाल लिया है। फ़ौज ने दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर कल रात 10 बजे से फ़ौज को तैनात किया। नेपाल में एहतजाज कर रहे नौजवानों और फ़ौज के दरमियान आधी रात को जंगी अड्डे पर वाक़े फ़ौजी हेडक्वार्टर में बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक एहतजाज कर रहे नौजवानों के मुख्तलिफ ग्रुपों के नुमाइंदों ने रात देर गए आर्मी चीफ अशोक राज सिगडल से मुलाकात की और अपने मसाइल उनके सामने रखे। फ़ौज के एक सीनियर अफसर ने इसे किसी रस्मी बातचीत के बजाय नौजवानों के ख्यालात को समझने की इब्तदाई कोशिश करार दिया है। दरियासना फ़ौज ने मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। फ़ौज ने तमाम बिरादरियों से अपील की है कि वो लूट मार, आतिशजनी, काठमांडू के बानेश्वर में नेशनल कमर्शियल बैंक में डकैती के वाक़े में मुलव्विस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। काठमांडू और भगतपुर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल भट भटैनी सुपरमार्केट, होटल हयात और बुद्धिस्ट इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस मजीद 21 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। वो लोग हालात का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। दरअसल अब सबकी नज़रें आज होने वाली जैन जी की मीटिंग पर है।
नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नेपाल की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में तशद्दुद दिल दहला देने वाला है। उन्होंने नेपाल में नौजवानों की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नेपाल में इस्तेहकाम, अमन और खुशहाली इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से अमन की कोशिशों की हिमायत करने की भी अपील की। और नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारत के सरहदी इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेपाल की सरहद से मुत्तसिल अजला में 24 घंटे सख्त चौकसी रखने और हिफाजती इंतजामात को मजीद मजबूत करने की हिदायत दी है। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं ताकि भारतीय शहरी बराह रास्त मदद मांग सकें। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। सरहदी अजला में इजाफी पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के वजीर आला ने बैनुल-अक़वामी सरहदों से मुतालिक सिक्योरिटी से वाबस्ता पुलिस और इंतजामी हुक्काम की मीटिंग तलब की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई मीटिंग में सिक्योरिटी का सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। धामी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो नेपाल की सरहद पर सख्त चेकिंग ऑपरेशन चलाएं और किसी भी समाज दुश्मन या खलल डालने वाले अनासर की सरगर्मियों पर सख्त नजर रखें। उन्होंने अफवाहों, गुमराह कुन मालूमात या इश्तियाल अंगेज मवाद के फैलाव को रोकने और ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया की मुसलसल निगरानी करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सरहदी इलाकों में मकामी देहातों, गांव की कमेटियों, पुलिस फोर्सेस और महकमा जंगलात के एहलकारों की इज्तिमाई शिरकत से निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरहद पर तमाम दाखिली रास्तों की बाकायदगी से निगरानी की जाए और सरहद पार से नकलो हरकत पर खुसूसी चौकसी बरती जाए। धामी ने भारत सरकार की तरफ से जारी करदा हिफाजती रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी है और ज़रूरत के मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती का हुक्म दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने नेपाल की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीयों पर जोर दिया है कि वो नेपाल के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें जब तक कि हालात मुस्तहकम नहीं हो जाते। जो लोग पहले ही नेपाल में हैं उन्हें घर के अंदर रहने, सड़कों पर निकलने से गुरेज करने और नेपाली हुक्काम और काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने की तरफ से जारी करदा तमाम मकामी हिफाजती हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। वज़ारत ने मदद के लिए हंगामी राब्ता नंबर भी शेयर किए हैं। काठमांडू में भारतीय सिफारत खाने से इन राब्ता नंबरों पर आप कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। जो नंबर है +977 980 8602881 और दूसरा नंबर है +977 981 032 6134। आगे बढ़ते हैं, जहां इजराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के सरकर्दा रहनुमाओं पर हमला किया और इस हमले में हमास के 5 रहनुमा मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इस हमले का हदफ हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जिम्मेदार हैं। IDF ने कहा है कि वो अज़्म के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी और हमले के बाद कतर हुकूमत ने इसे बुज़दिलाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोहा में इजरायली हमलों के बाद भारत ने तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि भारत इस पेशरफ्त और ख़ित्ते में सलामती की सूरत हाल पर उनके असरात के बारे में इंतहाई फ़िक्रमंद है। भारत ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए सिफारतकारी से काम लेने की दरख्वास्त करता है। नौ मुंतखब नायब सदर CP राधाकृष्णन को मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। CP राधाकृष्णन ने दूसरे आला तरीन आईनी ओहदे के लिए अपने इंतखाब को कौम परस्त नज़रिया की फतह करार दिया। उन्होंने 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए काम करने का अहद किया है। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के फ़र्क से नायब सदर का इंतखाब जीता। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ
बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। जीत के बाद नौमुंतखब नायब सदर ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा था कि ये इलेक्शन एक नजरियाती जंग है, लेकिन वोटिंग के अंदाज से हम समझते हैं कि कौम परस्त नजरिया जीत गया है। उन्होंने हुक्मरान जमात और अपोजिशन दोनों को जमहूरियत में अहम करार दिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। एक्स पर अपने पैगाम में सदर ने लिखा कि सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद। अवामी जिंदगी में आपका कई दहाइयों का भरपूर तजुर्बा कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कामयाब और मौसर मुद्दत कार के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुल्क के अगले नायब सदर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर के इंतखाब में उनकी जीत के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म सीपी राधाकृष्णन से मिलने गए। वज़ीर-ए-आज़म ने नौ मुंतखब नायब सदर को मुबारकबाद दी। इलेक्शन कमीशन की आज बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में वोटर लिस्ट से मुतालिक SIR के मुल्क गिर निफाज पर बातचीत का इम्कान है। मीटिंग में SIR के अमल में दरपेश चैलेंजेस, तकनीकी मदद और अवामी बेदारी की मुहिम्मात पर भी बात हो सकती है। इस मीटिंग में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्शन अफसरान शिरकत करेंगे। SIR का मकसद वोटर लिस्ट को ज़्यादा शफाफ, दुरुस्त और गलती से पाक बनाना है। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि SIR डुप्लीकेट वोटरों की शिनाख्त और फौत शुदा वोटर्स के नामों को हटाने और नए अहल वोटर्स को शामिल करने के अमल को तेज और शफाफ बनाने में मदद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक खत लिखा है और बिहार की वोटर लिस्ट में खुसूसी नजरसानी के अमल के दौरान शिनाख्त के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर कबूल करने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने यह खत सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म के बाद बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है। खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार एक्ट की दफ़ा 9 के मुताबिक इसे सिर्फ शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि शहरियत के सबूत के तौर पर। कमीशन ने अपने खत में कहा है कि रियासत के तमाम जिला इलेक्शन अफसरान, वोटर रजिस्ट्रेशन अफसरान और असिस्टेंट वोटर रजिस्ट्रेशन अफसरान और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान को आधार कार्ड को शिनाख्त के सबूत के तौर पर कबूल करने की हिदायत से वाकिफ़ कराया जाए और इस पर सख्ती से अमल किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और ज्वाय माल्या बागची की बेंच ने मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों के दलाइल सुनने के बाद शिनाख्त के सबूत के तौर पर आधार को कबूल करने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल नजरसानी के अमल के दौरान वोटर्स को शामिल करने के लिए 11 दस्तावेज़ात दर्ज करने थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बूथ लेवल अफसरान को आधार को कबूल करने की हिदायत जारी करने का हुक्म दिया। कमीशन ने ताहम यह भी कहा है कि अफसरान दीगर दर्ज दस्तावेज़ात की तरह आधार कार्ड की सदाकत और असलियत की तस्दीक करने के हकदार होंगे और इसके लिए दीगर सबूत दस्तावेज़ात का मुतालबा करेंगे। आम आदमी और मुल्क की मईशत को बड़ी राहत देते हुए मरकजी हुकूमत ने GST निज़ाम में कई अहम इस्लाहात का ऐलान किया, जिसका बराह रास्त असर सेहत, ज़राअत और लॉजिस्टिक जैसे 3 अहम तरीन शोबों पर पड़ेगा। अब ज़रूरी अद्वियात पर GST 12% से कम करके 5% या बाज़ सूरतों में 0 कर दी गई है, जिससे पुरानी बीमारियों का तवील मुद्दती इलाज और भी सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ ही अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात पर GST को भी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ अस्पतालों की लागत में कमी आएगी बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। एक और बड़े फैसले में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस को GST से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना रखा गया है, जिससे प्रीमियम सस्ता हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ कवरेज ले सकेंगे। सेहत के बाद हुकूमत ने मुल्क के किसानों को भी मुकम्मल ख्याल रखा है और जिसके तहत खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर GST की शरह 18% से कम करके बराह रास्त 5% कर दी गई है। और इसके अलावा माहौल दोस्त खेती को फ़रोग़ देने के लिए बायो पेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर GST को भी 12% से कम करके 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे किसानों को बराह रास्त मदद मिलेगी। और इसके साथ ही लॉजिस्टिक सेक्टर में जैसे कि मईशत की जिसे
मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। हुकूमत ने कमर्शियल गाड़ियों यानी कि ट्रकों पर जीएसटी की शरह 28% से कम करके 18% कर दी है। जीएसटी काउंसिल ने इस फैसले से ज़राई सामान, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स की तरसील सस्ती हो जाएगी। खिलौनों और खेलों के सामान पर जीएसटी की शरह को 12% से कम करके 5% करने से खेलों से मुतालिक सामान आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। ये नई शरहें 12 सितंबर से नाफिज हो जाएंगी और खिलौनों की सनत को कितना फ़ायदा होगा और बच्चों के लिए ये खिलौने कितने सस्ते होंगे, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इस सिलसिले में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता से खास बातचीत की। जीएसटी की नई दरों से भारतीय खिलौना उद्योग को कितना फायदा होगा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनु गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का, एमओएस श्री पंकज चौधरी जी का। आपने टॉयज़ जो बच्चों की पहली सीढ़ी होती है सीखने की, खेलने की, उसकी दरों को कम करके बच्चों को जो उपहार दिया है, नवरात्रे शुरू होते ही उससे बड़ा उपहार देश में कभी भी बच्चों को नहीं मिला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइस जो होता है किस तरह से तय किया जाए, क्योंकि हालांकि बाजार में ऑलरेडी खिलौने मौजूद हैं? क्योंकि सरकार ने दर 12% से घटा के 5% कर दी है, तो स्वाभाविक है कि इसका लाभ एंड कंज्यूमर अंत में उपभोक्ता को होना ही चाहिए। अब हर मैन्युफैक्चरर का ये दायित्व है कि वो अपनी जीएसटी के अनुरूप अपनी एमआरपीज़ को रिवाइज़ करे, रिवाइज़ करने के बाद एक नया डिस्काउंट स्ट्रक्चर मार्केट में फ्लोट करे, ताकि अंत में ग्राहक को इस सुविधा का लाभ 22 सितंबर से ही होना शुरू हो जाए। स्वदेशी खिलौनों की बात की जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? स्वदेशी की जो मुहिम, जो मांग माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 पे खिलौना इंडस्ट्री से की थी, वो बहुत जोर पकड़ रही थी और अब वो सही राह पे निकलेगी। 15% अंडर 14 की आबादी भारत में ही है विश्व की आबादी का, तो भारत अपने आप में सबसे बड़ी मार्केट है। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहें, आप स्वदेशी की बात करें, तो इससे बड़ा स्वदेशी मार्केट, इससे बड़ी मिडिल क्लास आपको विश्व में कहीं नहीं मिलनी। आप भारत में खिलौना बनाएं, भारत में ही खपाएं और विदेशों में भी पहुंचाएं। साउथ में भी खिलौनों की पूजा की जाती है, उसमें किस तरह देखते हैं, बच्चे कितना ज़्यादा आप खरीद पाएंगे? तमिलनाडु में एक गोलू नाम का एक त्यौहार होता है, तेलंगाना और आंध्रा में एक बोमाला कोवलू के नाम से एक त्यौहार होता है, जहां बच्चे अपने पुराने खिलौनों को निकालते हैं, अलग अलग टाइम पे निकालते हैं, उन्हें एक सीढ़ियों में रखते हैं और उनकी पूजा की जाती है। दृष्टया ऐसा लगता है उन गुड़ियाओं से, उन गुड्डों से ये दिखाना चाहते हैं कि साक्षी भाव से दिखाना चाहते हैं कि कैसे खिलौने अपने जीवन का परिचय देते हैं, अपनी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अगर उसी कड़ी में आगे चलें तो जब जीएसटी की दरें कम हुई हैं तो निश्चय ही आने वाले त्योहारों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलौना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा, खिलौनों को एक उचित दर पे लाएगा, ताकि बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अफोर्डेबल रहें। तो ये थे मनु गुप्ता जी जो बता रहे थे कि अब जो घटी हुई दरें हैं उसकी वजह से खिलौना उद्योग को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा खिलौने खरीद सकेंगे। कैमरामैन संजय जैना के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और असम में अजीम गुलूकार, मौसीकीकार और फिल्मसाज भूपेन हजारिका की 100 साला पैदाइश की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर 1926 को पैदा हुए भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की याद में एक सकाफती टूर विस्तरीन परोरे अ म्यूजिकल वॉइस फ्रॉम सादिया टू डुबरी शुरू किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुधा कंठा या ब्रह्मपुत्र के शायर के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर भूपेन हजारिका 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में पैदा हुए। विस्तीर्ण पारे असंख्य जनरे हाहाकार हुनिउ निःशब्दे नीरवे
বুঢ়া লুইত তুমি বুঢ়া লুইত বোৱা কিয় কত না সাঁতুৰিলো 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता पर रिकॉर्ड किया। रूप कुमार, ज्योति प्रसाद अग्रवाल और कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा जैसे सकाफती महारतों के इब्तदाई असरात और उनकी वालिदा के जरिए घर पर दी गई मौसीकी की तालीम ने डॉक्टर हजारिका के बाद के फनी सफर की बुनियाद डाली। सीखने की उनकी ख्वाहिश ने उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कॉटन कॉलेज में महारत हासिल की और वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात पॉल रॉबसन से हुई। पॉल रॉबसन का 1927 का गाना ऑल मैन रिवर हजारिका की मशहूर कॉम्पोजिशन विस्तरीन परोरे, जो ब्रह्मपुत्र को उनका म्यूजिकल खराजे तहसीन था। विस्तीर्ण परोरे असंख्य जनरे हाहाकार শুনিও নিশব্দে নীরবে বুঢ়া লুইত তুমি বুঢ়া লুইত বোৱা কিয়। Bhupen Hazarika was born at Sodia and he has very much ties with the waterways, and we are associated with the waterways with the inspiration of our honorable minister Sri Sarbananda Sunwal sir. We are taking this initiative, and one boat actually named as Brahmaputra Pearl, and this is beginning from Sodia, and its journey stopped at then Guijan, and then it's coming to this place Bogibil. भूपेन हजारिका की 10 साला पैदाइश की याद में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर को एक मुनफरिद सकाफती पहल का आगाज किया, जिसका नाम विस्तरीन परोरे अ म्यूजिकल वॉइस फ्रॉम सादिया टू ढुबरी रखा गया है। ये सफर गुविजान घाट तिनसुकिया से मौसीकी और आर्ट की रंगारंग परफॉर्मेंस के साथ शुरू हुआ। कश्ती के इस मुनफरिद सफर में एक म्यूजिकल ग्रुप और फनकारों का टोला है, जिसे बैंड ऑफ 3 कहा जाता है, जो पूरे सफर में भूपेन हजारिका की धुनों और कॉम्पोजिशन को जिंदा करेगा। डॉक्टर हजारिका की मौसीकी ब्रह्मपुत्र की तरह वसी और गहरी है। उन्होंने न सिर्फ शुमाल मशरकी भारत बल्कि बाकी मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने गानों से जोड़ दिया। भूपेन हजारिका के 10 साला सकाफती सफर के जरिए उनकी धुनें और पैगामात एक बार फिर ब्रह्मपुत्र की लहरों पर गूंज रही हैं। गुवाहाटी से सुबीना रोआई की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ और पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में मुतासरा लोगों के साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। दूसरी सुर्खी की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ज़मीनी जंग के लिए इजराइल ने फौज उतारी, फिलिस्तीनियों को गजा छोड़ने का हुक्म दिया गया है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि गजा के शहरी मेरी बात गौर से सुने, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि फौरन इलाका खाली कर दे। पूरी तैयारी के साथ फौज शहर में दाखिल होने वाली है। आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। दूसरी सुर्खी पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि जमुना की सतह कम होने के बाद अब सैलाब मुतासरा इलाकों में गंदगी और मसाइल का अंबार खड़ा हो गया है। और फिल्म इंडस्ट्री के अजीम शख्सियत महबूब खान, जो हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म आलमारा में हीरो बने थे, उनकी सालगिरह है। और महबूब खान जवानी में घर से भागकर मुंबई आ गए थे और उसके बाद उन्होंने कई मारूफ फिल्में यहां पर बनाई। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत आज दुबई में मुनक़िद होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेगा।
भारतीय टीम ग्रुप ए में है और टीम अपनी मुहिम का आगाज मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ करेगी। भारत ने मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ अब तक सिर्फ एक T20 मैच खेला है, जिसमें टीम ने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। ये मैच साल 2016 में खेला गया था। फिलहाल भारतीय टीम इस कप को जीतने की मजबूत दावेदार समझी जाती है। भारत ने अब तक मजमूई तौर पर 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें वो 1 मरतबा T20 फॉर्मेट और 7 बार 1 फॉर्मेट में ये खिताब जीतने में कामयाब हुई है। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम की कप्तानी मोहम्मद वसीम कर रहे हैं और टीम पहले से ज़्यादा मजबूत है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।